सुरेमन की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफ़ी देर हो जाया करता था। ऑफिस से घर की दूरी करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान और सकरी गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन्हें पकड़ना मैं पसंद न करता था, क्योंकि एक तो वहां घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिससे मुझे बड़ा डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाली मुख्य मार्ग से ही घर लौटा करता था। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी, मानो जोरों की बारिश होने वाली हो। रात के 12 बजने को आए हैं, बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी निर्मला भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, खाली पेट वो भी मेरी राह देख रही होगी। यही सब सोचते और टिफिन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस सकरी और कच्ची गली की राह ले लिया, ताकि जल्दी से घर पहुंच सकूं। इतनी रात और ऊपर से सुनसान और सकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे थे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान चला जा रहा हो। वैसे मानो हो या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही शादी में मिली वो कलाई घड़ी खोलकर जेब में डाल ली। सासू माँ की अमानत वो घड़ी उनकी आन बान और शान थी, जिसका कुशल क्षेम वो अक्सर पूछ ही लिया करती थी। नहीं चाहता था कि मेरी पूजनीय सासू माँ के मन को तनिक भी ठेस पहुँचे। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वो और भी सकरी हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ जाए तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सो अलग। बड़े धैर्यवान होंगे इस गली के निवासी, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीज़ें इस वक्त तेज़ी से चल रही हैं। एक तो मेरे दिमाग में बिना सिर पैर की बातें, और दूसरे गली में बढ़ते मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया, जहां एक मस्जिद पड़ता था। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोंपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि अब बड़ी भीनी सी खुशबू फैली थी वहाँ। साथ ही ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी। अपनी धुन में मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक तो कोई नहीं था मेरे आसपास। एकाएक ये किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। न लूटना चाहता था मैं, और न ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी संशय में मेरे कदम और तेज होने लगे, पर कदमों की वो आहट अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। अभी तक डरावनी होती ये अंधेरी गली भी खत्म नहीं हुई थी। थोड़ा और समय लगता इसे पार करने में, पर अब मुझसे रहा ना गया और बड़ी हिम्मत करके पलट कर देख ही लिया। सफ़ेद साड़ी में लिपटी वो एक स्त्री थी, जो तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर प्रतीत हो रहा था मानो वो भी तेजी से इस सुनसान अंधेरी गली को पार करना चाह रही हो। सफ़ेद साड़ी में लिपटी होने के कारण उसे अंधेरे में ही देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से आगे बढ़ता रहा।
तभी महसूस हुआ जैसे वो स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज़ दे रही हो, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वो कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आँखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो। सफ़ेद साड़ी में खड़ी वो स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछ लिया, जी कहिए, क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। तब पता चला कि हम दोनों की हालत एक जैसी ही थी। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उस स्त्री से जानना चाहा, परंतु कोई उत्तर न मिला। फिर मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। आप भले आदमी लगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। क्या है ये? मेरे मुंह से अनायास ही निकला। आप इसे पहन लीजिए, ये आपके काम आएगा, आपको डर भय से ऊपर ले जाएगा और बुरी ताकतों से भी बचाएगा। उस स्त्री ने जवाब दिया। उसे साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसका। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब दकियानूसी बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे मुझसे दूर रखें। मैंने बेरुखी पूर्ण जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। पर एक बात गौर करने लायक थी कि मेरे इतने बेरुखी भरे रवैये के बाद भी वो स्त्री तनिक भी विचलित न हुई और बिल्कुल शांतचित्त होकर खड़ी रही। उसके साथ किए व्यवहार पर मुझे भीतर से आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी। हालांकि मुझे पता था कि मैंने जो भी किया सही किया। गली भी अब खत्म होने वाली थी और पक्की सड़क मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वो स्त्री रुकी और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा, कुछ ज़रूरी सामान घर पर ही भूल गई हूँ, इसलिए वापस जाना पड़ेगा। स्त्री ने मुझसे कहा और वापस गली के भीतर लौटने लगी। उसके साथ चलकर मैंने उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो बड़ी विनम्रता से उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे से विदा लेकर हम दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुँह धोया। पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और शायद हल्का बुखार भी था। निर्मला भी जाग चुकी थी। मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया और उसे खाने को बोलकर बिछावन पर चला गया। अगले दिन सुबह 5 बजे से अपनी दिनचर्या शुरू हुई। तड़के तड़के उठकर सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटे को स्कूल पहुंचाना, फिर खुद नाश्ता करके फैक्ट्री के लिए निकलना। फैक्ट्री में काम का दबाव होने की वजह से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही न चला। लंच टाइम हो चुका था और मेरे सहकर्मियों ने मुझे खाना खा लेने को कहा। फिर वह आपस में बतियाते हुए हम लोग अपना खाना खत्म करने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाली की अंगूठी देख बीती रात की सारी घटना आंखों के सामने तैरने लगी, जिसकी चर्चा मैंने अपने साथियों से भी की। फिर क्या था, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना ही मिल गया हो। तुम इतने स्मार्ट हो ही, तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझ कर रख लेते, आदि तरह तरह की बातें। जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म कर मैं वहाँ से खिसका और अपने काम में लीन हो गया। पर मन में सहकर्मियों की कई उल जलूल बातें चल रही थी। यही नहीं, वो बातें सही प्रतीत होने की गलतफहमी भी हो रही थी कि कहीं सच में मैं उसे पसंद तो नहीं आ गया।
इसलिए उसने अपनी अंगूठी मेरी तरफ बढ़ाई होगी और मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दैनिक उत्पादन का दबाव ज़्यादा होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए, पर आज साथ में एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ साथ हो लिया। थोड़ी दूर तक साथ चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरे सामने फिर से वही सकरी गली थी। मैं उधेड़ बुन में था कि क्या करूं, क्या ना करूं, पता नहीं क्यों, पर फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से जाना चाहता था। हाथ में टिफ़िन बॉक्स लिए मेरे उत्सुक कदम आगे बढ़े जा रहे थे, पर आज एक बात बड़ी अजीब थी। गली में एक भी कुत्ते नहीं दिख रहे थे। कहाँ गए सब? एक दिन में इतने परिचित हो गए ये बेजुबान जानवर मुझसे। मस्जिद वाली मोड़ से घूमा और थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, जनाब ज़रा ठहरिए। मैं ठिठक कर रुका। पलट कर देखा तो लहराते हुए सुनहरे बालों वाली ये वही स्त्री थी जो पिछली रात मिली थी। ललाट पर एक लंबी सी बिंदी लगाए और चेहरे पर तेज लिए काली साड़ी में वो मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक अजीब सा प्रकाश उसके चारों तरफ और चेहरे पर अजीब सा आकर्षण। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, मिलेगी? उस स्त्री ने पहेली भरी मुस्कान के साथ पूछा। मैं हाँ बोलूं या ना कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी हामी में सिर हिला दिया और वो मेरे साथ चल पड़ी। आज चुप नहीं थी वो, बोले ही जा रही थी, जैसे मेरे आने का इंतज़ार ही कर रही हो कि क्या क्या बताना है, क्या पूछना है। मानो उसने सब कुछ पहले से ही सोच रखा हो। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, घर पर कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह टाइप के सवाल के तीर एक एक करके वो मेरी तरफ चलाती जा रही थी। उसके न खत्म होने वाले सवालों की पोटली को भरते हुए मैं कदम से कदम मिलाए आगे बढ़ा जा रहा था। इतनी रात गए अकेली घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री से कहा। फिर उसकी तरफ देख उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? उसने हंसकर केवल यही कहा, क्या करेंगे जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इसी गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और ठाके लगाकर हंसने लगी। इस तरह के जवाब की मैंने कल्पना ना की थी। ऐसा सुनकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़ते रहे। तभी उसने अपने कंधे पर लटकाए थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला। अपनी मुट्ठी में उसने कुछ छिपा रखा था। कुछ तो था, उसमें क्या पता नहीं। उसकी इस हरकत को मैं समझ नहीं पाया और तभी उसने मुझसे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उसकी बंद मुट्ठी की तरफ देख मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुरा कर वो मुझसे मेरा हाथ आगे बढ़ने का जिद करती रही। जब उसने अपनी मुट्ठी न खोली तो मैंने भी साफ साफ इनकार करते हुए कहा, हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी से तो मैं कुछ न लूं। जब मैं नहीं माना तो अनंता उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली में वही चमकती हुई अंगूठी थी जिसे पिछली रात मुझे पहनाने का असफल प्रयास किया था। मैंने उसे समझाया कि अगर आप दिन में ये देती तो मैं शायद लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से ये अंगूठी देखने में भी बहुत कीमती लगती है, इसलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा ना में जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गई। अजीब तरीके से घूरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा कि मैं आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। आप इस अंगूठी को एक बार पहन कर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुख तकलीफ़ों से ऊपर अपनी तीखी होती आवाज़ से उसने कहा। पर मैं अपनी ही बातों पर अडिग रहा और उसकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार न हुआ।
ऐसे करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अचानक वो स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई, पर मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। क्या हुआ? आप वापस क्यों जा रही हैं? मैंने प्रश्न किया। प्रश्न का बिना कोई उत्तर दिए वो लौटने लगी। उसका ऐसा रवैया मुझे बड़ा ही विचित्र लगा कि जब उसे कहीं जाना ही न था तो आखिर क्यों आई मेरे साथ गली के इस छोर तक। हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कही गई कि जब कभी मिलना हो या ये अंगूठी चाहिए तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ न बोला और तेजी से उस गली से बाहर निकल मुख्य मार्ग पर आ गया। रात के सन्नाटे में उस सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर मैं अब थोड़ा राहत महसूस करने लगा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल भी उठ रहे थे। उस स्त्री ने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो मुझे पहनाने को वो इतनी आतुर थी? आखिर हर बार वो गली के आखिरी छोर तक आकर वापस क्यों लौट जाती थी? यही सब सोचते विचारते कब घर के दरवाजे पर जा पहुंचा पता ही न चला। पर आज फिर से मुझे तेज बुखार था। निर्मला से दवाई मांगी और खाकर बिछावन पर लेट गया। निर्मला ने खाने के लिए आवाज़ लगाया तो मैंने मना कर दिया। वो सिरहाने आकर बैठी और सिर को छूते हुए मुझसे पूछा, 2 दिनों से आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कल चलकर डॉक्टर को दिखा लीजिए। मैंने कुछ कहा तो नहीं, केवल हाँ में सिर हिला दिया। मुझे थका हुआ देख उसने भी मुझसे ज़्यादा कुछ न पूछा। अगली सुबह उठा तो मेरा सिर भारी था, इसलिए बिछावन पर ही लेटा रह गया। बच्चों को आज स्कूल भी नहीं पहुंचा पाया। निर्मला को ही उन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। फिर फटाफट रसोई के काम निपटा कर वो मेरे पास आकर बैठी और मुझसे पूछा, कुछ बात है क्या? इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? पिछले 2 रातों से आपको परेशान देख रही हूँ। तब मैंने बीते 2 रातों से गली में घट रही सारी घटनाओं के बारे में उसे बताया। मेरी बातें सुन निर्मला गंभीर होती दिखी। फिर अपनी गंभीरता को भीतर ही छिपाते हुए मुझे चिंता न करने को कहा और अपने गृह कार्य में तल्लीन हो गई। मैं भी अपनी आंखें मूंद बिछावन पर ही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद निर्मला ने आवाज़ लगाते हुए कहा, नहा धोकर तैयार हो जाइए, घर पर किसी को बुलाया है। किसे? मेरे पूछने पर उधर से आवाज़ आई, जब आएंगे तो खुद देख लेना। 1 घंटे बाद दरवाजे पर पुरोहित जी की दस्तखत हुई। चरण स्पर्श कर उन्हें आदरपूर्वक घर के भीतर बैठने को आसन दिया। मैंने गौर किया कि पुरोहित जी की नज़र मुझ पर ही टिकी थी। वो बड़े ध्यान से मुझे घूर रहे थे। पहले तो निर्मला ने पुरोहित जी को जलपान कराया, फिर मेरी तरफ देख इशारे से उन्हें कुछ बताने की कोशिश की, पर पुरोहित जी ने हाथ दिखाकर निर्मला को शांत रहने का इशारा किया और मेरे सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें मूंद ली। फिर पिछली 2 रातों से मेरे साथ घटी सारी बातों के बारे में विस्तार से पूछा। मैंने भी उन्हें सारी बातें बताई। पुरोहित जी के चेहरे पर तनाव मैं साफ साफ देख सकता था। उन्होंने अपने हाथ से अपने थैले से थोड़ा सा भभूत निकाला और मेरे ललाट पर मल दिया। वहीं बैठी निर्मला ये सब कुछ ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन से हुई थी, पुरोहित जी ने बताया, जिसके बाद थोड़ी देर तक वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। गली का आखिरी छोर भी उसका अंतिम दायरा था, इसलिए वो उससे आगे नहीं बढ़ पाई। हवा में फैली वो भीनी खुशबू या अचानक से ठंड का वो एहसास और कुछ नहीं, उस जिन की उपस्थिति का प्रमाण था। अपनी अंगूठी के माध्यम से वो तुम्हें उस पारलौकिक दुनिया में लेकर जाना चाहती थी। अगर भूल से भी तुमने वो अंगूठी पहन ली होती तो बड़ा अनिष्ट हो जाता, पुरोहित जी ने गंभीर होते हुए बताया। उनकी बातें सुन मैं भीतर तक कांप उठा था। निर्मला ने मेरा हाथ थामकर मुझे शांत किया। पुरोहित जी ने बताया, अब भयभीत होने वाली कोई बात नहीं, खतरा टल गया है।
पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्र में भूल कर भी उस गली में कदम मत रखना। अभी तक उस जिन ने तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार के आकर्षण से मात्र अंगूठी के सहारे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। बड़े खुशकिस्मत निकले तुम, यानी जहाँ उसका दायरा खत्म होता है वहाँ पहुँच गए। इसलिए वो कुछ न कर पाया और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। पुरोहित जी की बातों पर मैंने उन्हें टोक कर पूछा, पर पुरोहित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सब का क्या? प्रश्न सुनकर पुरोहित जी मुस्कुराए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने उस गली में उस स्त्री के सिवाय किसी इंसान को देखा था? फिर अपने प्रश्न का जवाब खुद ही देते हुए उन्होंने कहा, नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि उस गली में रहने वाले लोगों को इस बात की जानकारी पहले से ही है, जिसकी वजह से रात्र में कोई नहीं निकलता सिवाय कुत्तों के। पुरोहित जी को बीच में ही रोकते हुए मैंने कौतूहलवश उनसे प्रश्न किया, पुरोहित जी, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। पहले दिन जब मैंने उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे, पर अगले दिन जब मैं फिर से उस गली में घुसा तो कुत्तों का नामो निशान भी न था। तो क्या वो सब उस स्त्री का भ्रमजाल? कहते कहते मैं चुप हो गया। तुमने सही समझा, वो उस स्त्री यानी जिन का भ्रमजाल ही था। जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बड़ी आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम उसके चंगुल से बच निकले, पुरोहित जी ने बताया, और हो सके तो कुछ दिन के लिए अपनी शिफ्ट ड्यूटी सुबह की लगा लो ताकि शाम होने से पहले ही घर लौट सको, पुरोहित जी ने हिदायत देते हुए कहा। फिर पुरोहित जी ने अपने थैले में हाथ डालकर कुछ निकाला, एक ताबीज़ दी। उस पर मंत्र फूंक कर उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ाया। इस बार मैंने उन्हें मना नहीं किया, बल्कि अपनी बाँह आगे बढ़ा दी। उन्होंने मंत्र उच्चारण के साथ उस ताबीज़ को मेरी बाजू पर बांधते हुए कहा, इसे हमेशा बांधे रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उतारना मत। फिर हम पति पत्नी को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पुरोहित जी चले गए। मैं ठहरा, पढ़ा लिखा और ऊपर से शहर में रहने वाला इंसान, जिन या भूत प्रेत जैसी बातों पर मैंने आज तक कभी यकीन नहीं किया। मेरा दिमाग पुरोहित जी के द्वारा कही गई बातों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था। पर उस गली में मैंने जो भी अनुभव किया उसे सामान्य भी तो नहीं कहा जा सकता। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये ना तो मैं जानता था और ना ही पुरोहित जी। ये तो सिर्फ ईश्वर को ही पता था या फिर उस स्त्री को। पर एक बात तो था, पुरोहित जी के तर्क भरे उत्तर से उस गली में घटी सिलसिलेवार घटनाओं और उस स्त्री के बारे में मेरे मन मस्तिष्क में उठते ढेरों सवालों पर अब विराम लग चुका था। हालांकि पुरोहित जी की बातें सुन मैं बहुत डरा हुआ था, जिसकी वजह से भूल कर भी अब उस गली में जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। आज उस घटना को करीब 10 साल होने को है। उस गली के पास से मैं अनेकों बार गुजरता हूँ, पर आज भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।